हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 48 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 49 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के विकास के महत्वपूर्ण कथनों को संक्षेप में लिखें। हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। हमारे देश के बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञों की संगठन सभा अर्थात संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया, जो दुनिया में एक महान संविधान के रूप में उभरा। हमारा भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश औपनिवेशिक ऐतिहासिक घटनाओं का महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो संविधान को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। साथ ही बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञों ने भारतीय जनता की दशा एवं उनकी हालातों को ध्यान में रखते हुए विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान को जांचने परखने के बाद कुछ चुनिंदा देशों के संविधान के स्रोतों को हमारे संविधान में शामिल किया, जो भारतीय जनता के अनुकूल हो गया। जब हमारा देश ब्रिटिशों के गुलाम था, तब ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किए गए। जब भी पहले के एक्ट से देश की शासन व्यवस्था चलाने में कोई कमी देखने को मिलती, तब पुनः नया एक्ट पारित किया जाता। इस प्रकार ब्रिटिश शासन में कुछ एक्ट ऐसे थे जो हमारे संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीय प्रशासन की नींव तथा उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 1784 के एक्ट से राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण। 1833 के एक्ट से भारत में केंद्रीकरण। 1853 के एक्ट से भारतीय केंद्रीय विधान परिषद तथा सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता। 1861 के एक्ट में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था तथा आपातकाल में अध्यादेश जारी। 1919 के एक्ट से द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन। उनके साथ ही 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो संविधान के निर्माण में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार उपरोक्त एक्ट तथा विभिन्न देशों के संविधान से ली गई स्रोतों से भारतीय संविधान का विकास हुआ। आपने कोशिश तो की है सारी जानकारी देने की, किंतु आपने इसमें शब्दों को जो ग्रंथित करना था या जो अपनी भाषा शैली को एक प्रमुखता प्रदान करनी थी या उत्कृष्ट शैली में लिखना था, उसको आपने इसमें नहीं बताया। हालांकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके द्वारा जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, यानी कि आपने जो उत्तर लिखा, इसी को अच्छे शब्दों में गढ़कर आपको बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। क्लियर? इससे पहले हम प्रश्न को इनकोड करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के विकास के महत्वपूर्ण कथनों का संक्षेप में लिखें। महत्वपूर्ण कथन क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। भारत के संविधान का विकास तो आपको पता है, लेकिन भारत के संविधान के महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं? तो जैसे कि आप देखते हो, हमेशा बैक ईयर में कई बार प्रश्न आया है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम ने भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान किया, जिसके कारण वो आगे चलकर भारत का संविधान गढ़ सके। एक ये स्टेटमेंट आता है। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है भारतीय संविधान। क्लियर? आप ये कह सकते हो। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो औपनिवेशिक दासता की प्रतिलिपि है। तो आप इस पे एक कमेंट देख सकते हो। फिर आप देखोगे कि एक कमेंट आपको क्या मिलेगा कि भारत का जो संविधान है वो उच्च वर्गीय और वकीलों के द्वारा निर्मित किया गया संविधान है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही शुरू हो गया था। तो आप ये स्टेटमेंट देख सकते हो। एक स्टेटमेंट आप देखते हो कि 1857 के विद्रोह के बाद जिस प्रकार कंपनी का शासन समाप्त कर भारत में क्राउन के शासन को इम्प्लीमेंट किया गया, उसने भारत में एक तरीके से धीरे धीरे संविधान निर्माण की प्रोसेस को शुरू कर दिया। ये सारे इतने जब कथन आपने देखे, अब आपको इन्हीं कथनों को उत्तर के रूप में विश्लेषित करना है और एक बेहतरीन निष्कर्ष में पहुंचना है। और इसीलिए उसने आपसे कहा है कि महत्वपूर्ण कथनों को संक्षेप में लिखें। मतलब ये नहीं कहा है कि आप विस्तार रूप दें। अब समझ गए आप कि वास्तव में इस प्रश्न में लिखना क्या है। हालांकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इन्हीं का प्रस्तुतिकरण आपको सही करना है। क्लियर? अब जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो इस प्रश्न का आप ही की भाषा शैली में। हम फिर अपनी भाषा शैली बताएंगे।
आप ऐसे लिख सकते हो कि भारत का संविधान एक दिन में बनने वाली कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये 200 वर्षों की औपनिवेशिक दास्ता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्वों व विश्व के कई संविधानों की प्रेरणा का एक स्रोत है। इसने न केवल उस समय विद्यमान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को इंश्योर करने का प्रयास किया, बल्कि एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अपने आप को निर्धारित किया। क्लियर? या आप कह सकते हो कि अपने आप को अग्रसर किया। क्लियर? इस दिशा में जब हम देखते हैं तो न केवल 1858 का भारत शासन अधिनियम या 1885 की कांग्रेस की स्थापना या 1909 से भारत में भारतीयों को शामिल करने की प्रोसेस आदि ने भारतीयों के मन में एक संविधान की प्रक्रिया को अपनाने का अवसर प्रदान किया। यह प्रक्रिया 1919 के अधिनियम में तब और अग्रसर हुई जब भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी शासन देने की बात हुई और साथ ही नेहरू रिपोर्ट ने इस बात का एक खाका तैयार कर दिया कि किस प्रकार स्वतंत्र भारत का एक संविधान होगा। इन सभी मिलीजुली बातों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम ने एक तरीके से संघीय व्यवस्था को एडॉप्ट करने का प्रोसेस अपनाया। हालांकि वो संघीय कल्पना कभी यथावत रूप में नहीं आ पाई, लेकिन ब्रिटेन में जब सरकार बदली और जब 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आई तो उसके द्वारा जिस प्रकार कैबिनेट मिशन भेजा गया, उसमें जिस प्रकार संविधान सभा के गठन की बात की गई और उस संविधान सभा के लोगों के द्वारा जिस नवनिर्मित संविधान का गठन किया गया, वो वास्तव में भारतीयों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों का एक पुंज था, जो कि न केवल उस समय भी प्रासंगिक था, बल्कि आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तब भी प्रासंगिक है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमने अपने संविधान के निर्माण के समय विश्व के कई स्रोतों को अपनाया, विश्व के कई देशों को उकेरा, विश्व के कई संविधानों को हमने पढ़ा, विश्व की सामाजिक राजनीतिक बदलती परिस्थितियों का अवलोकन किया और उस अवलोकन के बाद हमने एक ऐसा गुलदस्ता बनाया जिसमें फूल तो अलग अलग थे, लेकिन दिखने में वो एक गुलजार की तरह नजर आ रहे थे। अर्थात हमारा संविधान किसी एक पुंज, किसी एक धारा, किसी एक विचार या किसी एक एक्ट की परिणत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में उन महानुभाव, उन युग पुरुषों की आकांक्षाओं, उम्मीदों का एक स्वर्णिम भविष्य है। आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो आप ऐसे इसको बता देंगे। ये आपके ही जितना मटेरियल है मैंने उसी को बेस बनाकर ये बता दिया। अब आपने जैसे ये चीज़ें लिखी हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं है। देखो, संविधान निर्माण में योगदान का मतलब समझते हो क्या होता है कि भारतीयों को कब से राइट मिले। तो आप देखोगे भारतीयों को जो राइट मिले या भारतीयों को कानून बनाने की प्रोसेस में शामिल किया जाने लगा, वो 1858 के बाद से, जब कई सारे राजाओं को अपॉइंट किया गया। 1861 के अधिनियम में जब आप देखते हो कि किस प्रकार उस समय जो हमारे यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे कैनिंग, उसने विभागीय प्रणाली को अपनाया, कैसे उसने विकेंद्रीकरण को प्रमोट किया जो 1833 में केंद्रीकरण के पीक पर चला गया। ऐसे आप बताओगे कैसे 1892 में भारतीयों को बजट पर बातचीत करने के लिए अग्रसर किया, कैसे 1909 में वोटिंग का राइट दिया बजट पे, कैसे 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। इन प्रोविजंस को आप यहाँ पर बताने का प्रयास करोगे। इसीलिए आप 1773 से 1853 तक की इन बातों को नहीं लिखना है आपको। क्लियर? तो इस तथ्य से आप बचिए। आप लास्ट से लिखना शुरू कीजिए 1858 से 1861 से, और इसको विश्व स्तर पर जोड़िए, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस चीज़ को लेकर है कि क्या भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है, क्या भारत का संविधान 1919 की अधिनियम के उत्तरदायी शासन का एक वृक्ष है। यानी कि उनका कहने का मतलब है, क्या भारतीय संविधान में जो 1919 का एक्ट आया तो क्या वो बीज था भारत के संविधान के बनने के लिए। तो आप एक्सप्लेन करोगे कि वास्तव में 1919 के अधिनियम में क्या थे, और 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और जब 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर थे वो फीचर समन्वय को दर्शाते थे या फिर विलक्षणता को दर्शाते थे, और वो फीचर्स जो हमने अडॉप्ट किए
उन फीचर्स में वर्ल्ड के अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से वो कौन सी दो बातें थी जो पूर्णतया भिन्न थी, जो कि हमने देखा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और साथ ही हमने देखा था एक 3 टियर गवर्नमेंट अर्थात ग्राम पंचायतों और नगर पालिका की उपस्थिति, जो विश्व के किसी भी संविधान में या विश्व के किसी भी एक्ट में नहीं दिए गए। क्लियर? तो आप ऐसे ये भी दर्शा सकते हो, समझ रहे हो। हालांकि इससे संबंधित एक प्रश्न हमने और कराया है, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, तो आप उसको भी यहाँ पर थोड़े बहुत उसके पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने आपके प्रश्न को आप ही के तरीके से कैसे लिख दिया। अब जब हमें इसको लिखना हो, इसको और उत्कृष्ट बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे इसमें आपसे कहा है कि भारतीय संविधान के विकास के महत्वपूर्ण कथन, तो आप इसको प्राचीन काल से शुरू करो कि जब बुद्ध का गणतंत्र था, वो भी एक तरह का संविधान निर्माण की प्रोसेस थी। अशोक की जो शासन प्रणाली थी वो भी संविधान निर्माण की एक प्रोसेस थी। 1857 के विद्रोहियों के अंदर भी एक संविधान निर्माण का कॉन्सेप्ट था, समझ गए। वहां से ऐड करते हुए अब आप अपने आगे की कहानी लिख दो। और ये जो बातें होती है ना, भारत का संविधान दुनिया का लिखित संविधान है, ये सभी लोग लिखते हैं। देखिए यूपीएससी में आप कुछ बेहतर लिखो तभी तो आपको नंबर मिलेगा भाई। जो कॉपी चेक कर रहा है और आप ही के तरह जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी यही लिखेंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सोचो उस एग्जामिनर ने अगर 200 कॉपियां चेक की हैं और 200 में यही वर्ड मिल रहे, यही से शुरुआत मिल रही है, तो फिर वो आपको अतिरिक्त नंबर क्यों देगा? आपको वो अतिरिक्त नंबर तब देगा जब आप बुद्ध के गणतंत्र प्रणाली से लेकर, महाजनपदों की गणतंत्र प्रणाली से लेकर, अशोक के साम्राज्य की संकल्पना से लेकर, आप 1857 के विद्रोहियों के द्वारा बनाए गए उस संविधान से लेकर जब ऐड करते हो, तब समझ में आता है कि अच्छा आपने इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रोसेस की। यानी कि आपके जो अंदर संविधान का जो बीज था वो युगों पुराना था, वो 200 वर्षों की दास्ता का परिणाम नहीं था, वो उससे पहले ही हमारे अंदर ये संविधान था कि हम गणतंत्र के आधार पर ही हम अपने भारत का निर्माण करेंगे, और हमने वही किया भी। भले ही हम उस औपनिवेशिक दास्ता का शिकार थे जहां पर राजतंत्र प्रमुख था, लेकिन हमने आज़ादी के लिए गणतंत्र के पर्याय को चुना, समझ गए। हमने उस राजतंत्र को नहीं चुना, हमने संसद की संप्रभुता को नहीं चुना, हमने हम लोगों के या संविधान की संप्रभुता को चुना। हमने न्यायिक सर्वोच्चता को या नहीं चुना, हमने न्यायपालिका को बैलेंस करने के लिए शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया, समझ गए। आप ऐसे दर्शा सकते हो। तो आपका जो उत्तर है वो अन्य की अपेक्षा मौलिक लगेगा, साथ ही आपका उत्तर इंटरडिसिप्लिन में गुथा हुआ होगा। इसके अलावा आप तथ्य और तर्क के माध्यम से जब अपनी शैली को दर्शा रहे होंगे तो वो शैली उस एग्जामिनर को मोहित कर लेगी और अन्य की अपेक्षा आपको 2 से 3 नंबर अतिरिक्त दे देगी। क्लियर? तो उम्मीद है आप सबको इस प्रश्न का उत्तर अच्छा लगा होगा, फ्रेम इसका आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।